हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज हमारा एक नया टॉपिक है, लेक्चर 4 है हमारा। पहली बात मैं आपको बता देता हूं, लेक्चर 4 में बेटा आज हम अपने थ्योरी को पहला चैप्टर, अगर आप जो भी स्टडी मैट फॉलो कर रहे हैं बेटा, टीएस, बीके, संदीप गर्ग, जहां से भी आप कर रहे हैं बेटा, उसका अगर पहला चैप्टर जो भी है वो आज हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि बेटा शुरू के 5 चैप्टर में बेटा हमारी थ्योरी चलेगी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था हमारे शुरू के 5 चैप्टर थ्योरी है। अरे मैं नहीं कह रहा, आप अपना अगर सीबीएसई का करिकुलम देखेंगे तो वहां पे जो शुरू के 5 चैप्टर है, एनसीईआरटी अकाउंट्स के खोल के देखिए बेटा, उसमें जो शुरू के 5 चैप्टर है वो थ्योरी है बेटा। एक्चुअली चैप्टर 6 से अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टार्ट होता है और उसको हम प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, राइट? हाँ जी। तो वैसे तो मेरे अभी शुरू से 5 चैप्टर थ्योरी चलेंगे, तो मैं अलग अलग ऐसे करके नहीं बताऊंगा कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, क्योंकि मुझे पता है पहले से 5 चैप्टर तो थ्योरी चैप्टर है बेटा। तो मैंने क्या करा, इन 5 चैप्टर्स को एक ही करके एक ही चैप्टर बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? मतलब एक ही चैप्टर बना दिया 5 चैप्टर्स को, और एक चैप्टर करके ही मैं आपको पूरी थ्योरी कवर करा दूंगा, ठीक है? तो आपकी क्लास, आपके जैसे जैसे स्टडी मटेरियल जो भी आप फॉलो कर रहे हैं बेटा, वहां पे ऐसे ऐसे चैप्टर खत्म होते रहेंगे, है ना? जैसे आज हमारा आपके हिसाब से पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा भी कंटिन्यू चल रहा है पहला चैप्टर। मैंने आपको यही बोला ना कि मेरा तो बेटा पहला चैप्टर ही है ना, उस पहले चैप्टर में 5 चैप्टर की थ्योरी है, पूरा एक साथ चला के चल रहा हूं, तो मेरा एक चैप्टर बन जाएगा। मैंने 5 चैप्टर का एक चैप्टर बना दिया, ठीक है? तो मेरा तो अभी चलता रहेगा, लेकिन आपके जो स्टडी मटेरियल है बेटा, वहां पे उसका शायद एक चैप्टर खत्म हो जाए आज की क्लास में, ठीक है? तो अगली क्लास से आपके दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन बेटा मेरा तो अभी सेकंड चैप्टर, आपका जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा वहां पे, मेरा तो अभी भी फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट होगा, है ना? क्योंकि मैंने एक ही चैप्टर बना दिया, ठीक है? सर समझ में आ गया? कोई नहीं। चलिए बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में बेटा एक डिफरेंस बताया था बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में। अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने पिछली क्लास में आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस बताया था। अकाउंटिंग मैंने कटवा दिया था फॉर द टाइम बीइंग। बेटा वो कटवाने का मतलब ये नहीं था कि आप ये खुश हो जाओ कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बेटा ऐसा नहीं है। वो बस मैंने एक समझाने के लिए पॉइंट को नहीं समझाया पिछली क्लास में, क्योंकि वो रह गया, तो मैं इस क्लास में आपको समझाऊंगा वो अकाउंटिंग का मतलब क्या है। ध्यान से देखिए बेटा, अकाउंटिंग का मतलब बेटा क्या है। अकाउंटिंग बेटा जो शब्द बना है, अकाउंटिंग बेटा जो शब्द बना है वो दो चीजों से मिलकर बना है। अगर आप अकाउंटिंग शब्द पे बेटा हथौड़ा मारेंगे तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। सर दो टुकड़े हो जाएंगे? हाँ जी बेटा, उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। मैं बताता हूँ कौन किससे। अकाउंट्स से प्लस आई एन जी। सर ये आई एन जी क्या होता है? ये आई एन जी कोई वर्ड है? नहीं बेटा, ये वर्ड नहीं, ये वर्ब है। आईएनजी इज अ वर्ब, और कौन सा वाला? कॉन्टिन्यूस वर्ब। बेटा ये कॉन्टिन्यूस वर्ब होता है। कॉन्टिन्यूस वर्ब का बेटा अगर मैं बिल्कुल हिंदी में बात करूं, बिल्कुल शाब्दिक, मतलब एक क्रिया है। वर्ब का मतलब क्या होता है बेटा? एक क्रिया, मतलब आप एक काम कर रहे हो। कॉन्टिन्यूस वर्ब का मतलब ये होता है आप कोई काम कर रहे हो, वो भी कॉन्टिन्यूसली, कंटिन्यू करते रह रहे हो, करते रह रहे हो, करते रह रहे हो, करते रह रहे हो। तो बेटा अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स वो मतलब खाता, खाते खाते करना बेटा, खाते बनाना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, ये है वर्ब। दिस इज अ वर्ब, मतलब एक क्रिया कर रहे हो। आप एक क्रिया कर रहे हो, आप एक वर्ब कर रहे हो, एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन वो कौन सा एक्शन है जो आप परफॉर्म कर रहे हो? वो है अकाउंट्स बनाने का एक्शन। आप जब अकाउंट्स बनाने का एक्शन परफॉर्म करते हो, उसी को अकाउंटिंग बोल दिया जाता है ना? तो अकाउंटिंग एक्चुअली दो चीजों का मिलकर शब्द, दो शब्दों का क्या कहते हैं, मिलके बना है, अकाउंट्स प्लस आईएनजी। आईएनजी इज अ वर्ब, वो भी कॉन्टिन्यूस, मतलब चलते रहेगा, एक ऐसी क्रिया जो आप करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। इसलिए अकाउंटिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोला जाता है। आपने सुना होगा ये शब्द, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब यही है, क्योंकि आप अकाउंट्स कर रहे हो, आप एक क्रिया कर रहे हो, क्या? खाते बनाना, अकाउंट्स बनाना, और जब वो आप कर रहे हो तो उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। तो ये कुछ अलग से मतलब नहीं है, मतलब कोई एक अलग से टर्म नहीं है। एक्चुअली जो शब्द है बेटा वो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग है। एक्चुअली जो बेटा शब्द है वो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है। अकाउंटिंग तो एक क्रिया है जो आप लोग कर रहे हो 11th क्लास में और 12th क्लास में और आगे अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में। अरे बेटा आप कॉमर्स क्यों लिए? अकाउंटेंट बनने के लिए तो ली होगी आपने, कोई भी रीजन हो सकता है। मेनली बेटा जो 90-80% बच्चे हैं वो ऑब्वियसली बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए में, मतलब अकाउंटिंग फील्ड में ही जाते हैं। तो अकाउंटिंग ही तो करोगे आगे जाके। तो अकाउंटिंग मतलब आप एक क्रिया कर रहे हो, आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, वो तो आपको करनी है। तो ये अलग से कोई टर्म नहीं है, ये तो क्रिया जो आप करते हो। जैसे हम रात का खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ये तो हम करते ही है। ये कोई अलग से टर्म थोड़ी ना है। ऐसे बेटा एक्चुअली जो टर्म है वो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी तो एक, अकाउंटिंग तो एक क्रिया है बेटा, मतलब आप अकाउंटिंग कर रहे हो। जैसे काउंटिंग काउंटिंग करते हैं बेटा, गिनते हैं, तो उसको तो क्रिया, मतलब हम काउंट प्लस आईएनजी, गिनते रह रहे हैं, गिन रहे बेटा।
तो यही है बेटा, अकाउंटिंग बस एक क्रिया है, एक अलग से कोई शब्द नहीं है जिसका इन्होंने इतना बड़ा एक मतलब लिख दिया। टेंशन नहीं ले बेटा, ये वर्ब है, ठीक है बेटा। इट्स अ ब्रॉडर डिसिप्लिन दैट इनकम्पसेस बुक कीपिंग, इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग। देखा, ये इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे आप क्रिया कर रहे हो, कौन सी रिकॉर्डिंग करोगे, किधर, जर्नल में। बेटा यहाँ पे डेफिनेशंस में आपको यहाँ पे एक चीज नहीं बताई कि रिकॉर्डिंग किधर होती है, क्लासिफाइंग किधर होती है, समराइजिंग किधर होती है, एनालाइजिंग किधर होती है, इंटरप्रेटिंग किधर होती है, कम्युनिकेशन किधर होता है। बस शब्द लिख दिए, लेकिन ये नहीं बताया ये चीज होती किधर किधर है। तो बेटा ये मैं आपको अभी बता देता हूं। वैसे तो आपको बेटा ये बाद में समझ में आएगा, अभी इतना समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने वो अभी चैप्टर भी स्टार्ट नहीं करे। मैं आपको ये बताऊंगा बेटा, यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हम कर किधर रहे हैं। जैसे बेटा हम फोन से किसी वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं, अरे वो रिकॉर्डिंग कर तो रहे हैं लेकिन किधर कर रहे हैं, अरे फोन में कर रहे हैं। ऐसे बेटा ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हम किधर कर रहे हैं, ये बेटा हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जर्नल में। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों के माइंड में डाउट आ सकता है, यार ये रिकॉर्डिंग लिखते हैं, समराइजिंग लिखते हैं, क्लासिफाइंग, अरे हम ये करते किधर है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशन किधर। तो बेटा यही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, ये आगे पूरा 11th में आपको पढ़ना बेटा यही चीज, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग आप करते हो जर्नल में, क्लासिफाइंग करते हो बेटा आप लेजर्स में, है ना, क्लासिफाई लेजर्स में, समराइजिंग बेटा आप करते हो ट्रायल बैलेंस में, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन आप करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है, क्लास 11th का, आप अपना चेक करिए स्टडी मटेरियल जो भी आप कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपकी पूरी 11th क्लास का, मैं बता रहा हूं बेटा। आई थिंक 20 नंबर का तो आता ही है शायद एनुअल्स में, उसका क्वेश्चन तो आता ही है 16 या 20 नंबर के बीच में, उसकी रेंज होती ही रहती है। स्कूल स्कूल में डिफरेंस कर सकता है बेटा, लेकिन 16 से 20 नंबर की रेंज तो पकड़ के चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटा जिससे पूरा 11th का बच्चा डरता है बेटा, वो एक ऐसा चैप्टर है, मैं आपको बात बता देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भी माना जाता है अकाउंटेंसी का 11th में। बेटा कोई चैप्टर नहीं है डिफिकल्ट, डेप्रिसिएशन वगैरह सब खेल है, बीआरएस, ये सिंगल एंट्री, आरओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सब खेल है बेटा, मजाक है। ये तो मैं आपको वैसे करा दूंगा बेटा चुटकियों की, आप चलते चलते बेटा जिससे बच्चे घबरा रहे होंगे बेटा, आप तो उनके बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे ढूंढ ढूंढ के। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा जिससे बच्चा डरता है बेटा, आप लिख उल्टे हो गए, आपके साथ केस अलग होगा, वो आपके लिए बिल्कुल ईजी बन जाएगा। जितना बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उतना आपके लिए इजी बन जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे लॉजिक और ऐसे ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स और ऐसे ऐसे हैक्स बताऊंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि बेटा आपको पता चल जाएगा पेपर में कि आपका ये आंसर गलत तो नहीं आ रहा, आपको पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अकाउंटिंग कुछ नहीं होता बेटा, वो तो एक वर्ब होती है, ठीक है। तो ये आप एक बार बेटा अपना पढ़ लेना, जहां पे मैं क्या कहता हूं, जहां पे ये आपका क्या कहते हैं, आपका जो भी स्टडी मटेरियल है। अच्छा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग मतलब बेटा मुंशियों की अकाउंटिंग। बेटा आपने देखा होगा मुंशी लोगों को, है ना, आप जैसे दुकानों वगैरह में जाओगे बेटा, तो वहां पे आप देखेंगे वहां पे कोई मुंशी लोग बैठे रहते हैं, है ना, गद्दों पे बैठे रहते हैं, उनके पास मोटी मोटी किताबें होती है, दो किताबें होती है, एक लंबी और एक मोटी। उस लंबी वाली को जर्नल बोलते हैं और एक मोटी वाले को लेजर बोलते हैं। विश्वास नहीं हो रहा तो बेटा आप स्टेशनरी में जाके वो खरीद सकते हैं, खरीद लेंगे बेटा, ठीक है। तो वहां पे दो ही मेंटेन, बुक कीपिंग में से दो ही किताबें मेंटेन करी जाती है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जर्नल और लेजर, उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और वहां पे जाके उसको क्लासिफाई कर देते हैं, बस हो गई अकाउंटिंग। उनके हिसाब से उसे बुक कीपिंग कहते हैं। लेकिन बेटा इसे अकाउंटिंग नहीं कहते, अकाउंटिंग वो होती है यहां पे फिर आप जहां पे मतलब बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बेटा जहां पे बुक कीपिंग मतलब खत्म होती है, मतलब बुक कीपिंग खत्म हो गई जर्नल और लेजर बना के, राइट, हाँ जी सर। अब वहां से अकाउंटिंग बेटा स्टार्ट होगी, अब वहां से आप आगे भी कुछ कुछ करोगे, मतलब लेजर के आगे भी अब कोई प्रोसेस है क्या, सब्सिडरी बुक्स बनाओगे, सब्सिडरी बुक्स बनाने के बाद बेटा आप ट्रायल बैलेंसेस बनाओगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंसेस बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, तो ये प्रोसेस अकाउंट्स में चलता रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आज ये है बेटा हमारा टॉपिक जो बहुत इजी है बेटा, अब यहां से बहुत इजी है, मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना बेटा। ये है वो टॉपिक, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा टाइप्स हो सकता है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहां पे इसे कहते हैं बेटा स्कोप, ब्रांचेस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ये भी इसका नाम है बेटा, ठीक है, ये भी इसका नाम है। मतलब कितने स्कोप्स ऑफ अकाउंट, मतलब स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, मतलब बेटा अगर आपको, मैं बताता हूं बेटा, टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस मत लो बेटा, मैं बता रहा हूं ना, टेंशन नहीं लेनी। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अगर आपको बेटा अपना करियर अकाउंट्स में बनाना है लाइफ में, बेटा अगर आपको अभी करियर अपना अकाउंट्स में बनाना है, जो कि 80 to 90% कॉमर्स स्टूडेंट का होता है बेटा, आगे जाके बेटा 12th में उनको अकल आती है कि भैया देख, 12th में पता चल जाएगा बेटा, अभी 11th में तो आपको इंटरेस्ट बहुत आएगा, 12th में एक्चुअली जाके पता चलेगा कि अकाउंट्स में करियर बनाए या ना बनाए, ठीक है। तो 80 to 90% तो लेकिन बेटा अकाउंट्स में ही करियर बनाता है, कैसे, सीए कर लेगा, सीए में कर लेगा, और भी बहुत सारे कोर्सेस है बेटा। जब मैं
एक क्या कहते हैं उसको, स्कूलिंग वीडियो लेके आऊंगा बेटा, स्कूलिंग वीडियो इन द सेंस मतलब एक करियर काउंसलिंग एक वीडियो लेके आऊंगा। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि +2 के बाद सीए सीएमए के अलावा भी कुछ कोर्सेज जो आप कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, ठीक है। तो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये है, अगर आप अपनी लाइफ में अकाउंट्स में करियर बनाना चाहते हो तो अकाउंट्स में जब आप करियर बना लोगे वहां पर कौन कौन से स्कोप होंगे जहां आप काम कर सकते हो, या कौन कौन सी फील्ड्स होंगी अकाउंट्स के अंदर ही। जैसे बेटा एक स्टूडेंट है कहता है डॉक्टर बनेंगे, तो बेटा डॉक्टर तो एक वाइडर टर्म है, वो तो एक करियर है, मतलब वो तो एक टैग है डॉक्टर। डॉक्टर में भी बहुत सारी फील्ड्स होती है, बहुत सारी स्कोप होती है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट बनता है बेटा, कोई ऑर्थोपेडिक बनता है ना, ये सब है, ये तो उसकी फील्ड्स है। ऐसी अकाउंट्स में एक वाइडर टर्म है, अकाउंट्स में आपको कौन सी फील्ड में काम करना है ये बात हो रही है। तो जैसे इसलिए बोल सकते हैं उसको फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है ना, या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। सीधी बात बोलो बेटा, कुछ भी बोलो, तो सारे यहाँ पे लिख दिया ताकि आपके पेपर में कोई भी है आप समझ जाओ, बहुत ईजी है। अकाउंट्स के बेटा कुछ टाइप्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। पहला बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सारी फील्ड्स हैं, अरे बेटा ये सारी फील्ड्स हैं, इन एक फील्ड में आप काम करोगे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं हो सकता बेटा फाइनेंशियल में भी करोगे, मैनेजमेंट में भी करोगे, कॉस्ट में भी करोगे, टैक्स में भी करोगे। ऐसा ये एसआर बेटा, इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ये बहुत लीस्ट पॉपुलर अकाउंटेंट है बेटा, ये कोई इतना नहीं बनता है, ये मैं बताऊंगा क्या है इसका सिस्टम। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंटेंट है, आप अपना करियर चूज कर लो कि बेटा मैं इसमें बनूंगा, इसमें इसमें इसमें, आप इसमें से चूज कर लेना बेटा, ठीक है। ये इंटरेस्ट पे डिपेंड होगा बेटा। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, चौथा है टैक्स अकाउंटिंग, और पांचवा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, 11th में 12th में आप कौन सी इनमें से कौन सी अकाउंटिंग पढ़ोगे। आप ये बोलोगे सर वो बात तो समझ गए कि करियर यही है, तो सर करियर बना, अगर हमें इनमें करियर बनाना है तो ऑब्वियसली इनके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा। हाँ जी, तो सर अभी क्या 11th 12th में जो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं क्या इनमें से कोई पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा आप पढ़ रहे हो, तो सर बता दो जल्दी वो कौन सी है। बेटा वो ये वाली है। आप 11th आप जो 11th 12th में पढ़ रहे हो ना बेटा, 11th 12th में, 11th 12th में बेटा आप ये वाली पढ़ रहे हो एक्चुअली। तो सर ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, सोशल, ये हम नहीं पढ़ रहे, नहीं बेटा। अच्छा ये मैं 11th 12th की बात भी कर रहा हूँ सीबीएसई स्टूडेंट्स वालों के लिए, जिनका बोर्ड सीबीएसई में रजिस्टर्ड है उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी बेटा आईसीएसई वगैरह की बात करें, वहां पे उनको थोड़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीबीएसई स्टूडेंट्स वालों की बात कर रहा हूँ। आप जो 11th 12th में बेटा अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है। आपको तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स तो बेटा भूल ही जाओ, वो तो प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ोगे, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आप बेटा पूरा नहीं पढ़ रहे, मैंने आपको ये तो कह दिया आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने में एक पैसिफिक ओशन है, आप तो उसका सिर्फ शायद बेटा 20% ही नहीं, 20 नहीं 15% पढ़ रहे हो बेटा, 15 भी क्या बोलूं मैं, 10 to 15% पढ़ रहे हो, ठीक है। इतना ज्यादा बेटा, ठीक है। नई नई चीजें हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, कुछ आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ोगे बेटा, सारी चीजें भी बेटा ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, कुछ आप मास्टर्स में पढ़ोगे। अगर आपको एक साथ ही सारा पढ़ना है तो बेटा आपको प्रोफेशनल कोर्स लेना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, तब जाके तो बेटा अच्छी तरह कुछ अकाउंट समझोगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर आपको करना है तो आपको वहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा। सेम बीकॉम ऑनर्स में भी बेटा आपको मैनेजमेंट, कॉस्ट, टैक्स थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन 11th 12th की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या डिफरेंस है बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बता देता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बनाई जाती है वो बेटा मतलब नाम से समझो फाइनेंस की अकाउंटिंग। फाइनेंस मतलब प्रॉफिट लॉस है ना, सेल्स रेवेन्यू, खर्चा, मतलब फाइनेंस से जो रिलेटेड मामला है ना बेटा, मतलब जितना भी मनी टर्म्स है, मतलब जितना आप देख सकते हैं जिससे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो सकता है। आप मुझे बात बताओ बेटा, आप बिजनेस में आप करते क्यों, बिजनेस आप करते ही क्यों। बिजनेस हम करते हैं बेटा अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, और मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था लॉजिक के साथ कि प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है। मतलब बिजनेस प्रॉफिट बेचारा निकालना चाहता है, उसकी हेल्प कौन करेगा, अकाउंट्स, अकाउंट्स उसकी हेल्प कर देगा। तो अकाउंट्स जब प्रॉफिट निकालने में मदद करेगा तो उस टाइप ऑफ अकाउंटिंग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ नहीं करता बेटा, वो आपको से प्रॉफिट निकाल के दे देगा। उसका जो मेन पर्पस होता है प्रॉफिट निकालना होता है, लॉस निकालना होता है ना, कुछ भी जो आप उसको चाहिए, जैसे सेल्स कितनी हो गई भाई वो बता दे, एक्सपेंस बता दे भाई, इनकम स्टेटमेंट मेरी बता दे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बता दो, फंड फ्लो स्टेटमेंट बना दो, अपनी क्या कहते हैं उसको बैलेंस शीट बना के दिखा दो, हर चीज बेटा ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटा मालिकों की अकाउंटिंग होती है।
आपको एक बताओ ग्रेट डिफरेंस बताता हूं, जो कि हमारे का अगला टॉपिक भी है, यूजर्स ऑफ क्या कहते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटेंट या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अभी मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक अभी है हमारा। बेटा ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे अभी आप अभी बनाओगे आगे अपनी क्लासेस में, जैसे जैसे हम चलते रहेंगे आगे, जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट्स बनाओगे, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बनाओगे, तो बेटा आपको क्या लगता है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, आपको क्या लगता है कंपनी के मालिक उसको यूज करेंगे? ये आपकी गलत फहमी है बेटा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम तो 11th 12th में सीखेंगे अकाउंट्स बनाना, कंपनी के मालिकों को खुश कर देंगे, ये देखो हमको अकाउंट्स बनाना आता है ये वो, तो बेटा अगर आप उनको दोगे ना, उनके वो किसी काम की नहीं है, बस एक प्लेन पेपर के है, वो देखेंगे तक नहीं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाई है, इतना चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के पूरा, सही बता रहा हूं, वो नहीं देखते बेटा, उनको समझ में नहीं आती। क्यों है बेटा ऐसा? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं, स्टेटमेंट्स बनते हैं, उसमें कुछ आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और वो प्रिंसिपल्स क्या है बेटा, वो आगे जब मैं आपको बताऊंगा थियोरी में, तब पता चलेगा। वो प्रिंसिपल भी कौन देता है बेटा, कुछ अकाउंटिंग की बॉडीज होती हैं। जैसे आपको सीबीएसई आपको बोर्ड देना है, आप बोर्ड में पेपर देके आते हो, तो बेटा जैसे ही आपको बोर्ड देना, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, हम इस टाइम पे जाएंगे, वैसे जाएंगे, इस सिलेबस में पढ़ लेंगे, ऐसे सिलेबस में पढ़ लेंगे, ये छोड़ के चले जाएंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसे दे सकते हो बेटा? नहीं, आपको एक स्पेसिफिक करिकुलम पढ़ना पड़ेगा, और वो करिकुलम लेकिन देता कौन है? वो आपका मेन बोर्ड सीबीएसई देता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रूल सेटिंग बॉडी है, जो बताती है कि भैया ये करिकुलम है, ये करिकुलम ये स्कूल्स को देती है, और ये स्कूल्स आपको फिर फॉलो करवाते हैं। ऐसी बेटा जब भी आपको अकाउंट्स बनाने होते हैं रियल लाइफ में, किसी कंपनी के लिए, किसी बिजनेस के लिए, तो आप ऐसी अपनी मर्जी से नहीं बना सकते कि मैंने एक लाइन खींच दी, अकाउंट बना दिया, अपनी मर्जी से एंट्री करके आ गया। बेटा उसे बुक कीपिंग कहते हैं, उसको अकाउंटिंग नहीं बोलते। अगर आप अपनी मर्जी चला रहे हो तो फिर बेटा उसको अकाउंटिंग मत बोल देना, उसको आप बुक कीपिंग बोलोगे, ठीक है? लेकिन अकाउंटिंग में एक ब्यूटी ये है कि बेटा वहां पे आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, वो थोड़ा रिजिड है, वो किसी के हिसाब से चलता है। मतलब एक रूल सेटिंग बॉडी होगी जो बताएगा ऐसे 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 अकाउंट्स बनाने, आप उसके हिसाब से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। कुछ बॉडी होंगे बेटा, हम वो डिस्कस करेंगे वो कौन सी बॉडी है। कुछ प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बताऊंगा बेटा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, यूएस गैप क्या होता है, आईएफआरएस क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में नहीं पढ़ना बेटा, बस नाम नाम से पढ़ना है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपको बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाया जाएगा, ये आपके प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको पढ़ना बेटा, यहाँ पे नहीं पढ़ना, ठीक है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा थोड़ा सा पढ़ते हैं। फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर। मतलब बेटा जो दो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, एक इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होते हैं बेटा? यूजर मतलब जो उस चीज को यूज करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाला है। इंटरनल यूजर वो होते हैं बेटा मालिक लोग। अरे बेटा धंधे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, उसका इंटरनल यूजर कौन है? हम ही तो है, इंटरनल पार्टी हम ही तो है। हमारे अलावा को जो बोलेंगे बेटा, मालिक के अलावा लोगों को जो बोलेंगे, बाहर वाली दुनिया को एक्सटर्नल पार्टी बोलेंगे, वो एक्सटर्नल यूजर है। तो बेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो ना, एक्चुअली जो 11th 12th बीकॉम ऑनर्स में आप सीख रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो एक्चुअली मालिकों के लिए तो बिल्कुल नहीं बेटा, सन्नाटा बेटा, वो किसी काम की नहीं है उनके लिए। तो हम बना क्यों रहे हैं, फिर सीख क्यों हैं? दूसरों को देने के लिए। अरे सर दूसरों को क्या देना? अरे सर बिजनेस है, मालिकों का है, तो सर मालिकों के लिए स्टेटमेंट्स बनाएंगे ना, दूसरों के लिए बनाएंगे बेटा? क्योंकि दूसरे लोग आपकी स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है, इसलिए बनाओगे। अरे बाहर वाले हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों इंटरेस्टेड होंगे, हमारे बिजनेस में क्यों इंटरेस्टेड होंगे? अरे वो इसलिए इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि उनका पैसा शायद आपके बिजनेस में लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर है, उसने अपना पैसा आपके बिजनेस में लगा रखा है, तो बेटा उसको जानना नहीं है उसका पैसा सही जगह लगा या नहीं लगा है, बढ़ भी रहा है या घट रहा है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, उसको ये चीज पता करनी पड़ेगी। कैसे पता करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो आप ये बोलोगे सर ये बात तो ठीक है, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस तो एक इन्वेस्टर अगर जान रहा है तो वो तो कंपनी का मालिक भी इंटरेस्टेड होगा सर अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, वो क्यों नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा? क्योंकि बेटा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है वो एक्चुअली नकली प्रॉफिट लॉस आता है। सर नकली आता है बेटा, सारा सस्पेंस ही खत्म हो गया, ये तो स्पॉइलर दे दिया मैंने आपको 11th 12th का। देखिए बेटा एक्चुअली क्या है, जो 11th 12th में आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के जो आप खुश हो जाते हो बेटा, एक्चुअली वो असली प्रॉफिट नहीं होता। देखने वो तो बस हाथी का दिखाने वाला खाने वाले दांत है बेटा। इसका मतलब जो प्रॉफिट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देख रहे हो, वो जरूरी नहीं है वो जो कंपनी के पास कैश में सच में उतना प्रॉफिट है, हो सकता है उससे कम हो या उससे ज्यादा हो, दोनों हो पॉसिबिलिटी, ठीक है? तो ये तो बेटा आपको अभी तो नहीं समझा सकता, क्योंकि अभी आपको कुछ पता ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। जैसे जैसे कोर्स चलेगा वैसे वैसे आपको धीरे समझ में आएगा। लेकिन ये पक्का है कि बेटा क्लास 11th के एंड तक, जब मैं आपको पूरा कोर्स करा दूंगा, उसके एंड तक आपको सारा सीन समझ में आ जाएगा इसका, ठीक है? चलिए
अब ये गैप IFRS जो यहाँ पे लिखना बेटा, अभी कोई टेंशन मत लो, यहाँ पे ये क्या होता है, ठीक है। इंडियन गैप बोलता है बेटा क्वेश्चन रेट, बेटा इंडियन गैप जैसा कुछ नहीं होता। पहली बात मैं आपको बता देता हूं, ऐसे वायरसेस जो फैल रहे हैं कि इंडियन गैप ये होता है, बेटा इंडियन गैप जैसा कुछ नहीं होता। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है। यूएस गैप होता है, ठीक है। ये एक अनऑफिशियल टर्म है, अनऑफिशियल टर्म है जो बच्चे या पूरी दुनिया में यूज होता है एज अ स्लैंग। इंडियन गैप, इंडियन गैप, इंडियन गैप जैसा कुछ नहीं होता। पेपर में लिख के भी मत आ जाना, मार्क्स कट जाएंगे। चलिए ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मालिकों की अकाउंटिंग। बेटा मैनेजमेंट वर्ड यहाँ पे देखो, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी बोलते हैं ना, ये कंपनी का मैनेजमेंट है बेटा। मैनेजमेंट बोर्ड, मैनेजमेंट मतलब कंपनी के मालिक लोग, कंपनी के मालिक लोगों को बेटा मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मालिकों की अपनी एक अकाउंटिंग होती है बेटा। एक दो अकाउंटिंग बनती है कंपनी के अंदर, वैसे कंपनी के अंदर बेटा 3 अकाउंट्स बनते हैं। एक बाहर वालों के लिए कि भैया तुम्हारे लिए ये अकाउंटिंग है, ये इससे खुश हो। एक होती है मालिकों की अकाउंटिंग। तो आप बोलोगे सर एक ही अकाउंटिंग बना लो ना, जिसमें मालिक लोगों और कंपनी लोग दोनों खुश हो जाएंगे। जिसमें मतलब आप कह रहे थे ना सर वो नकली प्रॉफिट होता है, तो असली प्रॉफिट वाले दोनों को बता दो। बेटा असली प्रॉफिट नहीं बता सकते, क्योंकि असली प्रॉफिट बताने के लिए आपको अपनी असली कॉस्ट दिखानी पड़ेगी, और असली कॉस्ट दिखा दी तो कॉम्पिटिटर देख नहीं लेंगे आपकी कॉस्ट। कॉम्पिटिटर को पता चल जाएगा अच्छा ये इतने में बनाता है, तो बेटा ये तो गड़बड़ होगी। आप अपनी कॉस्ट को रिवील नहीं कर सकते, इसलिए बेटा आप कभी भी अच्छी कॉस्ट, रियल कॉस्ट दिखाते ही नहीं, ठीक है, पब्लिक डोमेन पे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है बेटा? मालिकों की अकाउंटिंग। मतलब वो जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो मालिक लोग सिर्फ अपने अपने लिए बनाते हैं, वो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ वो मालिकों के पास होता है। उसके अंदर बहुत चीजें होती है बेटा, आपको यहाँ पे पढ़नी ही नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आईसीएसई वालों को भी बस थोड़ा सा एक बेसिक पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक थोड़ा सा कॉस्ट शीट वगैरह। नेक्स्ट लेवल तो आपको पढ़ना है, जैसे अपनी ग्रेजुएशन ये अपना एमकॉम में पढ़ोगे बेटा, असली तो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ोगे, वेरिएंसेस वगैरह बनती है यहाँ पे, रिपोर्ट्स वगैरह बनती है, डिसीजन रिपोर्ट्स बनती है बेटा, बहुत डिटेल है यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा, आपको बात बताऊं, कॉस्ट अकाउंटिंग वैसे आजकल लिखने लग गए हैं अलग से ही, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग से ही लगने लग गए हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटा एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग कवर होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी बेटा जो होती है वो पब्लिक डोमेन के लिए अवेलेबल नहीं होती, वो भी मालिक लोगों के लिए होती है, वो भी मालिक लोगों के लिए होती है। जनरली बाहर लोगों को दिए नहीं जाती कॉस्ट अकाउंट्स। बेटा आपको क्या पता है कभी किसी कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स कौन से? नहीं है, हमको नहीं पता। हमको पता है हाँ कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, अरे कंपनी की बैलेंस शीट moneycontrol.com पे देख लिया, उस पर देख लिया, सब दिख जाएगी। लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स कभी आपने देखे? नहीं है। तो ये भी बेटा मालिक लोगों के ही अकाउंट्स होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन आजकल इसको अलग लगने लग गया है। अच्छा ये किस टाइप की अकाउंटिंग है बेटा? इसका नाम से समझो ये कॉस्ट की अकाउंटिंग है, लागत निकालने की अकाउंटिंग है। बेटा जैसे आपने सोचो फॉर एग्जांपल ये पेन है, आपका बिजनेस है ये इस पेन को बनाने का। अब आपको जानना है ये पेन बनेगा कितने में, तो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहां पे आपकी मदद नहीं करेगा, उसको नहीं आता ये निकालना, उसको सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालना आता है। उसको नहीं, उसके सर्वर, उसके भेजे में इतना मामला फीड नहीं है कि कॉस्ट निकाल दे इसकी, उसको सिर्फ इसका इतना ही सर्वर में फीड करा हुआ है कि भैया तू सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकाल के देगा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी नहीं निकाल पाएगा, उसमें तो रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं। तो बेटा हमको इसकी कॉस्ट जाननी है, वो कैसे निकालें, कैसे पता चलेगा ये पेन कितने में बना है, वहां आपकी मदद करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेटा बस अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग लिखा, आपको पढ़ना नहीं है, बीकॉम में पढ़ना है। चलिए ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग बेटा, टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है? टैक्स अकाउंटिंग वैसा अपने में बहुत वाइडर टर्म है बेटा, वो भी आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज पे पढ़ोगे। डेफर्ड टैक्स वगैरह निकालना मैं आपको वहां पे सिखाता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो टैक्स अकाउंटिंग मतलब बेटा टैक्स की अकाउंटिंग। आपको एक जनरली बात बताऊं, जो दुनिया के लिए आप अकाउंट्स बनाते हो ना, फॉर एग्जांपल बेटा अभी आप जो 11th और 12th में अकाउंट्स बनाएंगे, या जैसे भी अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में बीकॉम वगैरह, उसमें बेटा मैंने आपको बोला था एक रूल सेटिंग बॉडी के हिसाब से बनाएंगे। मतलब आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि मैं इसकी एंट्री ऐसे कर दूं, नहीं, आपको जिसने बोला है ऐसे करने को तो आपको वैसे ही फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, टैक्स में जरूरी नहीं है बेटा जैसे आपने वहां पे ऐसे एंट्री करी है, टैक्स में जरूरी नहीं है सेम ऐसी ही एंट्री हो। बेटा मुझे बात बताओ, टैक्स किसको देते हो? सरकार को। हाँ जी सर, सरकार को। तो बेटा वहां पे चलेगी किसकी, मतलब वहां पे जो रूल्स बनाएगा कौन बनाएगा? सरकार। आपको सरकार के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब अकाउंट्स के जो हो सकते हैं रूल्स हो यहां पे फॉलो ना हो। बेटा आपको एक चीज बताऊं, टैक्स अकाउंटिंग में कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस दोनों चलता है। अरे सर ये क्या बोल दिया आपने? बेटा ये यहां नहीं, थोड़ी दिनों बाद बताऊंगा आपको एक्रूअल सिस्टम और कैश बेसिस क्या होता है, ठीक है। बेटा धीरे धीरे समझ में आएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कुछ भी नहीं होती बेटा। जनरली कंपनीज को बोला जाता है कि आपको अपने प्रॉफिट का 5%
चैरिटी में देना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देना है, तो उसके लिए अलग से CSR रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती है, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अमेरिका में इसको ESG के नाम से बोला जाता है, इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस, अगर आपने सुना हो कभी तो वहां पे उस नाम से बोला जाता है। चलिए ठीक है बेटा, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग बेटा आपको इसकी एक रीडिंग करनी है। ठीक है, एक रीडिंग करनी है, आपको समझ में आएगा मतलब अकाउंटिंग का नेचर कैसा है। जैसे बेटा स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना इसका नेचर कैसा है, बगावती नेचर है, नॉटी नेचर है, इनोसेंस नेचर है, तो अकाउंटिंग का भी एक नेचर होता है बेटा, यही है। सर्विस एक्टिविटी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मींस नॉट एन एंड है, सोशल साइंस है बेटा, डील विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऊपर की चीजों को रिपीट करा हुआ है। ये जो चीजें आपके किताबों में लिखा है आप एक बार पढ़ेंगे आपको चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपकी 11th वैसे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए ये बेटा बस थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे इन डिटेल, ये मुझे आपको लेकिन समझाना है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा मैंने आपको बताया बेटा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आप बेटा ये या यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें, बेटा ये जो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, मतलब अकाउंट्स पढ़ रहे हो मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाओगे आप, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स पूरे सिलेबस में ये पढ़ना है जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो ली, लेकिन अब इसका करे क्या, करे क्या, तो बेटा इसके कुछ यूजर्स होंगे उनके लिए बनाओगे। बेटा आपने मोमोज की जो मार्केट में मोमोज मिल रहे हैं, मार्केट में मोमोज मिल क्यों रहे हैं, अरे डिमांड है, इसके यूजर हैं, इसके खाने वाले हैं, तभी तो मिल रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्यों बन रही है दुनिया में, क्योंकि इसके यूज करने वाले हैं, इसकी डिमांड है। तो बेटा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। अब ये यूजर बेटा दो टाइप के होते हैं, बेटा ये जो यूजर होते हैं दो टाइप के होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स को बेटा मालिक लोग बोलते हैं, मतलब जो कंपनी के मालिक है। एक्सटर्नल यूजर मतलब जो कंपनी के मालिक के अलावा, मतलब बाहर वाले, जैसे एम्प्लॉइज हो गए, है ना, एम्प्लॉइज हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सरकार हो गई। सर इनको हम अब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंटरेस्ट है, अरे खूब खूब इंटरेस्ट है, बताता हूं। जैसे इंटरनल यूजर्स की बात देखो बेटा, एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, डिपार्टमेंटल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सब कंपनी के अंदर वाले लोग हैं ना, ये इंटरनल यूजर है। एक्सटर्नल यूजर देखो बेटा, एक्सटर्नल यूजर मतलब जैसे इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटा, ये थोड़ा एक नया टर्म आपको लग रहा होगा 11th क्लास में सुनने वाला। क्रेडिटर्स बेटा वो होते हैं जिन्होंने आपको उधार पे माल बेचा है। बेटा ये अकाउंटिंग टर्म्स, मेरा ये जो टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, मुझे आपको अभी सारे समझाने हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म कौन कौन से होते हैं, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, सारा भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्रेडिटर्स कौन होता है ये बता देता हूं। क्रेडिटर्स बेटा कौन होते हैं, ऐसे लोग जो आपके बिजनेस को या आप लोगों को उधार पे माल दे रहे हैं, कैश पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने सोचो खाने का माल, खाने का रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, खाने का बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको बेटा खाने का रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो आप सप्लायर के पास गए, आपने कहा भैया मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दे। बेटा वो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड तो कर रहा है, सोचो सब्जियां प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो जो आपको सब्जी प्रोवाइड कर रहा है उधार पे कर रहा है, आपने अभी उसको पेमेंट नहीं दी। जब वो उधार पे पेमेंट कर देगा, सॉरी उधार पे आपको सब्जियां प्रोवाइड कर देगा, तो उसको बेटा आप क्रेडिटर बोलोगे। मतलब आपकी लाइबिलिटी है उसको पे करने का। आपको बेटा उसने उधार पे सब्जी सब्जी दी तो आप उसकी पेमेंट नहीं करोगे, करोगे लेकिन अभी नहीं करी आपने, बाद में करनी है, तो वो आपका क्रेडिटर है बेटा, देखेंगे इसको हम बाद में। तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं। सर ये कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेंगे, अरे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी इसलिए यूज करते हैं बेटा क्योंकि ये जानना चाहते हैं कंपनी ने मेरे से माल ले लिया उधार पे, अब ये लौटा पाएगा भी नहीं लौटा पाएगा, इसके पास कैश है या नहीं, तो बेटा ये कहां से देखेगा इसके पास कैश है या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाई जाती है और बैलेंस शीट के अंदर कैश होता है। अरे वो ये भी देखेगा प्रॉफिटेबल है या नहीं, अरे प्रॉफिट में लॉस में जा रहे, लॉस में जा रहे तो बेटा खुद तो घाटे में, मेरा पैसा क्या चुकाएगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स के लिए बड़ी जरूरी होती है देखनी। एम्प्लॉइज, सर एम्प्लॉइज क्यों, सर अच्छा एम्प्लॉइज तो हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो सर ये तो इंटरनल यूजर होने चाहिए, एक्सटर्नल क्यों लिखे हैं। बेटा ये आपकी कंपनी के पार्ट, ये आपकी कंपनी के पार्ट तो है, मतलब आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के मालिक थोड़ी ना है। बेटा ये कंपनी के मालिक थोड़ी ना है, मालिक लोग नहीं है, मालिक और एम्प्लॉइज में फर्क है। ये कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी चला नहीं रहे हैं, कंपनी चलाने में मदद कर रहे हैं, कंपनी चला नहीं रहे, वो मालिक लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सटर्नल यूजर है, ये हमारे इंटरनल पार्ट नहीं है, मीटिंग्स में नहीं बैठते हैं, सीधी बात है। चलिए तो क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर्स तो आपको मैंने बता दिया। एम्प्लॉइज, लेकिन आप सोचोगे सर एम्प्लॉइज को क्या फर्क पड़ा हमारे से, मैं बताता हूं बेटा। एम्प्लॉइज आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए देखता है, वो ये देखता है कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। अरे जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर भी रही है या नहीं कर रही है, घाटे में जा रही है, क्योंकि बेटा ये खुद अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो हमारी सैलरीज क्या देगी भाई। फॉर एग्जाम्पल बेटा किंगफिशर एयरलाइंस विजय माल्या की जो थी, उसमें क्या हुआ बेटा,
वो बेटा इंसॉल्वेंट हो गई, बंद हो गई। तो बेटा वो सैलरी क्योंकि नहीं दे पा रही थी। किंगफिशर एयरलाइंस का क्या दिक्कत हुआ बेटा, ये एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है जो कि मैं प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाता हूँ बेटा, प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाता हूँ कि ये क्यों एक्चुअली ये प्रॉपर बहुत अच्छी केस स्टडी है इसकी। तो खैर, क्योंकि बेटा किंगफिशर एयरलाइंस में क्या हुआ बेटा, क्योंकि वहां पे वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं पे कर पा रहा था। वो क्यों पे नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो लॉसेस में जा रहा था। अरे घाटे में जा रहा था, घाटे में जा रहा है बेटा, मतलब आप कुछ कमा नहीं रहे, जब जब कुछ कमा रही हो बेटा, कमा तो आप बिल्कुल नहीं रहे हो, और ऊपर से बेटा आपका पैसा जेब से लग रहा है, इसे कहते हैं लॉस। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपने एक चीज बनाई 5 में, बेच दी 3 रुपए में, अरे खर्चा उसमें 5 रुपए का लगा, बस 3 रुपए मिले, तो 2 रुपए तो आपको नहीं मिला, 2 रुपए लॉस है। ठीक है, तो किंगफिशर एयरलाइंस क्या थी बेटा, वो लॉस में जा रही थी, तो बेटा वो वैसे ही घाटे में जा रही थी, तो इंप्लॉयज की सैलरी क्या पे करेगी। तो वहां पे बेटा फिर आपको पता है कितना बड़ा हंगामा वगैरह हुआ था। तो इसलिए इंप्लॉयज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके इंटरेस्टेड देखते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, अरे भैया ये प्रॉफिट कमा रहा है नहीं कमा रहा है, कहीं हमारा भी ऐसे कोई हाल हो जाए। तो बेटा दूसरा बोनस इसके लिए लेते हैं, भाई आपको पता ही होगा भाई, कंपनी जब भी प्रॉफिट में जाती है तो वो अपने इंप्लॉयज को बोनस बांटती है बेटा, है ना। तो बोनस के लिए इंटरेस्टेड रहने के लिए देखते हैं, यार कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही है, लॉस में जाएगी या प्रॉफिट नहीं कमा रही तो उनको बोनस नहीं मिलेगा, उस पर्पसेस के लिए। अच्छा, इन्वेस्टर तो मैंने आपको बताया नहीं, इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड है बेटा, ये मुझे आपको बताने की नहीं है, ये तो आप आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। इन्वेस्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा इन्वेस्टर ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। अब बेटा पैसा जब उसने लगाया, उस बेचारे को दुख दुख हो रही है, डर हो रहा है, यार मेरा पैसा इस कंपनी में लगा रखा है, डूब तो नहीं जाएगा। तो बेटा ऑल द टाइम अपने स्क्रीन के आगे आपने देखा होगा बेटा, चार्ट्स वगैरह एनालिसिस वगैरह घूम रहा रहता है, तो बेटा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल द टाइम पढ़ता रहता है। अरे भाई एनालिसिस करता है बेटा, ये 12th क्लास में आपकी दूसरी किताब है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वहां पे जाके मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस दिखाऊंगा बिगिनर लेवल पे। 12th क्लास में बस आपको बिगिनर लेवल पे पढ़ना है, एडवांस लेवल पे तो आप प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरनल यूजर बेटा वो इन्वेस्टर है, उसने अपना पैसा लगा रखा है, तो बेटा उस बेचारे को दुख दुख है, यार हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा इस कंपनी के अंदर। तो इस पर्पस इसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करता है, अरे प्रॉफिट कितना आया, अरे सेल ज्यादा करी नहीं करी, अरे खर्चे ये बहुत ज्यादा कर रहा है यार, कम कर थोड़े लॉस, क्योंकि जितने खर्चे होंगे उतना प्रॉफिट कम होगा। तो बेटा आप कह रहे हैं खर्चे कम कर यार, खर्चे कम कर, जितना खर्चे कम होंगे उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा, जितना खर्चा ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट कम होगा। इन पर्पसेस के लिए बेटा बैलेंस शीट आप चेक करते हो, बैलेंस शीट की चेक करते हैं, उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। अरे गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज क्यों करती हैं, गवर्नमेंट का, अब बेटा गवर्नमेंट का क्या रूल है, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट क्यों देखती है, अरे बेटा गवर्नमेंट इसलिए देखती है टैक्स के लिए। अरे आप कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, एक बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, तो बेटा प्रॉफिट कमा लिया मतलब आपको बेनिफिट मिल गया, तो बेनिफिट मिल गया तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी। आपके पापा बेटा सैलरी लेके आते हैं, सैलरी कमाते हैं, तो एक तरीके से वो बेनिफिट ही तो है, बेनिफिट ही तो कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं। और बेटा जब इनकम कमा ली तो सरकार का ये रूल है, आप जो भी इनकम कमा रहे हो, जहां से भी कमाते हो, आपको उस इनकम पे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी इनकम है। आपको बस मैंने अभी ऊपर ऊपर से बताया, पूरा इन डिटेल में बेटा इनकम टैक्स पढ़ना होता है। अभी बस आप ऐसा समझो, जो भी आप इनकम कमा रहे हो आपको उस इनकम पे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो आपके पापा जब सैलरी लेके आते हैं, इनकम कमाते हो, तो वो भी बेटा टीडीएस कटता है उनका, सरकार को टैक्स जाता है। तो बेटा बिजनेस में जब आप प्रॉफिट कमाते हो, इनकम कमाते हो, तो क्या सरकार को उस पर टैक्स नहीं दोगे, हाँ तो सरकार को टैक्स दोगे। तो बेटा सरकार के पास जब ये टैक्स आएगा तो सरकार चेक नहीं करेगी ये इसने टैक्स मुझे ठीक दिया नहीं दिया, कैसे चेक करेगी, उसका प्रॉफिट जान के कि ये अच्छा ये है इसका प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के। तो गवर्नमेंट भी यूज करती है या नहीं करती फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब ठीक है सर। कस्टमर्स, कस्टमर्स बेटा क्यों करेंगे, अब सर कस्टमर्स क्यों करेंगे, कस्टमर इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए कस्टमर की बेटा ब्रांड वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल टाटा सॉल्ट, बेटा आप टाटा सॉल्ट क्यों खाते हो, और भी तो नमक अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल बेटा मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स इंडिया में बेटा टाटा सॉल्ट ही कंज्यूम करते हैं। इसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि एक उसकी ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू है बेटा, कस्टमर्स ने ब्रांड वैल्यू बना रखा है, एक नोशन अपने अंदर डेवलप कर रखा है कि भैया टाटा होगा तो बढ़िया ही होगा, वरना तो बेटा और भी मार्केट में नमक के ब्रांड्स हैं, लेकिन कैसे ही उसने जनरेट करा, अभी एक मार्केटिंग है बेटा। देश का नमक, वो अब आप देखते होंगे बेटा टाटा नमक देश का नमक, इसका मतलब ये है एक ब्रांड वैल्यू है उसकी, ब्रांड वैल्यू उसने घुसा ली, भैया टाटा होगा तो ठीक ही होगा। इसे कहते हैं बेटा कस्टमर, मतलब कस्टमर क्यों आप में किसी कंपनी में इंटरेस्टेड रहता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि भैया टाटा को देखो, क्योंकि आप देखो ना बेटा टाटा कंपनी ऑल द एक ब्लू चिप कंपनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में रहती है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाती है। तो कस्टमर यही देखता है यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के यही देखता है ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, इसका मतलब ये अच्छी कंपनी होगी, इस पर ट्रस्ट करा जा सकता है। अरे प्रॉफिट क्यों कमा रही होगी, आप मुझे लॉजिक बता रहा हूं, कस्टमर एक कंपनी प्रॉफिट क्यों कमा रही है, क्योंकि वो ज्यादा सेल्स कर रही होगी। अच्छा वो ज्यादा सेल्स कर रही होगी, इसका मतलब इसका मार्केट में ज्यादा डिमांड होगी, इसका मार्केट में ज्यादा डिमांड हो रही है, इसका मतलब कस्टमर ज्यादा डिमांड करते हैं, इसकी वजह से लोग
कस्टमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। आज पता चला आपको इसका इंसाइट क्या है, ये बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखा बेटा, पॉइंट नहीं लिखा, एक पॉइंट बेटा, बैंक्स, बैंक्स भी यूज करती हैं आपके कुछ कुछ स्टडी मटेरियल। मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके कुछ कुछ स्टडी मटेरियल्स में जो भी आप किताब फॉलो करते हो वहां पे एक ये पॉइंट लिखा होगा बेटा बैंक्स का। बेटा बैंक्स तो बहुत ज्यादा भयंकर लेवल पे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करती है, ऑल द टाइम वही देखती रहती हैं। आप बोलोगे सर ये क्यों, अरे बैंक क्यों यूज करेंगे, पता है क्यों बेटा, बिजनेस को लोन की जरूरत होगी तो वो किसके पास जाएगा लेने, बैंक्स के पास। तो बैंक से उसने लोन तो ले लिया, अब बेटा बैंक को बेटा हो गई दुख दुख, टेंशन होने लग गई, यार इसने मेरे से लोन ले लिया बिजनेस ने, अब ये बिजनेस मेरा लोन तो ले लिया, अब लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। आप बोलोगे सर बैंक को क्या टेंशन है, बैंक के पास पैसे को कमी है, बेटा वो बैंक ने क्योंकि जो पैसा दिया है बिजनेस को वो उसका क्या खुद का पैसा है या जो पब्लिक ने अपने सेविंग्स उसमें डाली है उससे वो देता है। 10th क्लास में इतनी इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ी हुई है, आपको पता होगा ये सब। क्योंकि बैंक बेटा लोन कैसे देता है, पब्लिक के डिपॉजिट से तो लोन देता है। तो बेटा अगर कंपनी डिफॉल्ट कर देता है, तो बिजनेस डिफॉल्ट कर देता है उस लोन को पेमेंट ना देने में, डिफॉल्ट कर देता है लोन में, तो बेटा वो टेंशन तो फिर उसको आ जाएगी ना, क्योंकि बेटा पब्लिक अपना पैसा मांगने आएगी तो बिजनेस कैसे देगा। तो बेटा बिजनेस को टेंशन होती है अपने पैसे की रिकवरी की, इसलिए बेटा वो ऑल द टाइम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता रहता है, कहीं ये प्रॉफिट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, अरे लॉस में जा रहा है, अरे लॉस में चले जाएगा तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अरे लॉस में चले जाएगा ब्याज कैसे देगा, इन लोन की पेमेंट कैसे करेगा। इसलिए बेटा, और बेटा सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखता, सॉरी इनकम स्टेटमेंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देखता, प्रॉफिट वगैरह नहीं देखता, वो बैलेंस शीट भी देखता है। बैलेंस शीट से उसको क्या मिलेगा बेटा, वो बैलेंस शीट में ये देखता है आपने कितने कितने और उधार ले रखे हैं, अरे इस उधार लेने से पहले कोई आपने और तो उधार नहीं चढ़ा रखे, अरे क्योंकि अगर आपने इस उधार लेने से पहले, इस लोन लेने से पहले और भी ज्यादा लोन ले रखे हैं पहले, तो बेटा आप वो तो पहले चुका नहीं पा रहे, ये लोन क्या चुकाओगे। तो बेटा ये बैंक डिसाइड करने में मदद होती है कि इस कंपनी को लोन दे या ना दे, इस बिजनेस को लोन दे या ना दे। इसने ऑलरेडी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी मदद करते हैं डिसीजन लेने में बैंक को। अगर उसने ऑलरेडी बेटा ऑलरेडी लोन ले रखे हैं, ये कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी कॉलम में मिलता है बेटा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो बैंक को मदद होती है कि अच्छा इसने ऑलरेडी इतने पहले लोन ले रखे हैं, तो बेटा ये हमारा लोन क्या ही चुकाएगा, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, तो बेटा ये मैं आपको बहुत सारे बतेरो बता चुका हूँ। वो एक कंपनी का सेक्रेटरी होता है, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको निकाल के देता है, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन टूल है बेटा, आपको मदद करता है, ठीक है। एविडेंस इन लीगल मैटर आपको यूज करता है, बट ऑब्वियस है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने रेड मूवी देखी होगी अजय देवगन की, बेटा अजय देवगन की मूवी में बेटा रेड देखी होगी, वो हमेशा अकाउंट्स जहां पे बेटा कहीं भी रेड मारता है उनके जो खाते होते हैं वो चेक करता है। वो खाते वो क्यों चेक करता है, क्योंकि बेटा खाते इज एन एविडेंस उनके, अगर बेटा उन्होंने खातों में कुछ चीज रिकॉर्ड करी है और अगर वो वहां उनको रियल लाइफ में नहीं मिली, तो बेटा वो कोर्ट के लिए वो एज एन एविडेंस यूज हो जाएगी कि भैया देखो इसके पास इतना सोना था लेकिन इस खातों की किताब में इतना सोना अकाउंटेड नहीं है, तो बेटा आप एविडेंस दिखा सकते हो कि देखो इसके पास 500 किलो सोना था लेकिन अकाउंट्स की किताब में सिर्फ इसने 100 किलो दिखा रखा है, 400 किलो अनअकाउंटेड है, ब्लैक का है। तो बेटा अकाउंट्स क्या होती है आपके लिए लीगल मैटर्स भी यूज होते हैं, मतलब एज एन एविडेंस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटेड लोन एक्विजिशन, बेटा आपने कभी खुद ही अगर पर्सनल लोन सोचो लिया होगा तो आपको पता होगा बैंक आपसे कुछ कुछ चीजें मांगते हैं, जैसे भैया अपनी इनकम स्टेटमेंट दो, आईटीआर निकाल के दो, ऐसे बेटा वो कंपनी या बिजनेस जब भी लोन मांगने जाता है तो वो उससे बोलता है अपनी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको दो। तो अकाउंट्स के बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन है बेटा, ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये अभी आपको नहीं समझना, ये यहाँ अभी मत समझो, अभी समझ नहीं आएगा, ये जब मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगा बेटा, प्रिंसिपल्स फ्रेमवर्क बताऊंगा वहां पे आपको समझ में आएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है बेटा, ये आपको एक रीडिंग करनी है। तो यहां से बेटा हमारा टॉपिक खत्म हुआ फाइनली, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पूरी थ्योरी बता दी है कि अकाउंट्स पहला चैप्टर यहाँ पे हमारा अकाउंट्स का खत्म होता है कि क्या होता है अकाउंट्स, क्यों यूज होती है, फाउंडेशन बताया कि हम एक्चुअली 11th में कॉमर्स में हमने चूज तो कर ली कॉमर्स, लेकिन ये कॉमर्स में हम अकाउंट्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है इसका नीड, बेटा नीड होगी तभी अकाउंट्स पढ़ रहे होगे, ऐसे तो मजे में कोई हम सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ते, है ना। तो कुछ तो इसका क्या कहते हैं यूज तो होगा, तो यही यूज मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, सीपीए ने जो दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करनी है आपको। अगर बेटा आप सीपीए की डेफिनेशन याद करो तो आपको कोट भी करके आना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बोला अकॉर्डिंग टू AICPA, है ना। और जब एक बार कोट कर दिया तो आपको एक एक चीज शब्द बाय शब्द वर्ड बाय वर्ड लिखनी पड़ेगी, आप अपने मन से बना के नहीं लिख सकते बेटा। कुछ स्टूडेंट्स ये वायरस फैलाते हैं कि आप अपने मन से लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप किसी चीज को कोट करते हो तो आपको उसकी डेफिनेशन पूरी लिखनी पड़ेगी, या तो आप कोट ही मत करो, या तो आप कोट ही मत करो, कोट ही करोगे फिर आप अपने मन का बना के लिख के आ जाओ, लेकिन फिर बेटा वही आपको मार्क्स तो नहीं देगा आपका टीचर, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारा इन डिटेल बताया, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने बात करी। अगली
क्लास में। मेरा तो चैप्टर 1 ही चलेगा बेटा जब तक थ्योरी चल रही है। शायद आपके किताब का बेटा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। IFRS एंड यूएस गैप में आपको पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में।